प्लीज एनालाइज ईकेआई एनर्जी, अलवर से बोल रहे हो। ईकेआई एनर्जी, राहुल माशुरी। ईकेआई एनर्जी की बहुत चर्चा थी, बहुत कहानी थी, स्टॉक शायद 150 गुना बड़ा भी था। देखिए आपको एक दो चीजें, आप कोई भी स्टॉक लीजिए दुनिया में, कोई भी स्टॉक, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए इसके कोई कंपेरेबल ग्लोबल प्लेयर ने पैसा बनाया है क्या दुनिया में। इसका ये मतलब है अगर ईकेआई एनर्जी पहले करती क्या है, कार्बन क्रेडिट का व्यापार करती है, बिजनेस करती है, तो किसी के पास एक्स्ट्रा है उससे लेगी, किसी के पास कम है उसको बेचेगी। आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि ये फ्लाइट यहां से यहां उड़ रही है, इसमें इतना कार्बन ये एमिट करेगी दुनिया में, एटमॉस्फेयर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए उनको खरीदना पड़ता है कहीं से कार्बन। बिकॉज दुनिया का पेरिस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें निकला था कि दुनिया में हर एक कंट्री को नेट जीरो बनने की बहुत आवश्यकता है इसमें। तो ईकेआई एनर्जी यही काम करती है। आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट से अगर आपके चिमनी से कुछ फ्यूम्स निकलेंगे, कुछ कार्बन एमिशन होगा, तो आप या तो उसको ठीक करें, और नहीं तो जो कार्बन बचा रहा है दुनिया में, जो एटमॉस्फेयर ठीक कर रहा है, वो एक क्रेडिट्स बेचती है, उससे आप खरीदें। मतलब दुनिया में पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल में करने की एक मैकेनिज्म है। लेकिन ग्लोबली मुझे कोई ऐसी कंपनी नजर नहीं आई ईकेआई एनर्जी टाइप। अगर होता तो अमेरिका में होता, यूरोप में होता, एक तो कोई कंपनी होती, कोई नहीं है। दूसरा मुझे जो लगा, तीन प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगी, इनका अडानी ग्रीन के साथ और अडानी ग्रुप के साथ काफी अरेंजमेंट था कि हम सोलर में ये करेंगे, विंड में ये करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन जब अडानी का हाल खराब है तो इनका हाल कैसे ठीक हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ, अब ये नहीं कि सब अडानी के ही साथ इनका काम था, बट इंपैक्ट तो आता ही है ना। एज यूजुअल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, वापस बोलता हूं, बीच में बोलता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है शुरू में बोलो, लास्ट में बोलो, लेकिन बीच में बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 सेकंड लगते हैं अपने। तो अडानी के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कि हम साथ में करेंगे, विंड एनर्जी का काम करेंगे, वो मार्केट उसको अभी बहुत कंफ्यूजन और बहुत ही सस्पिशन से देखेगा, बिकॉज अडानी खुद को संभालेगी इनके साथ काम करे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये एसएमई बोर्ड से आई थी, मतलब जहां छोटे शेयर बनते हैं वहां से एनएसई में आई थी। तो एसएमई वाले बोर्ड वाले शेयर में नॉर्मली लोग समझते हैं पता नहीं कैसे दाम बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ले देकर ही कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आगे बढ़ेंगे, मतलब ऑन पेपर। लेकिन क्या होता है जब बाजार नॉर्मल होता है तो ये सब टाइप कंपनियां गायब। आपको याद है काफी साल पहले कंपनी हुआ करती थी वक्रांगी, वो इनकम टैक्स का आधार का करती थी, वो डिविडेंड भी देती थी, टैक्स भी देती थी, लेकिन फिर गिरी तो वैसे गिरी। मैं नहीं कह रहा हूं ईकेआई वैसे गिरेगी, लेकिन ये सब कंपनियों से दूर रहे। अगर आप फंस गए हैं तो एवरेज मैं तो नहीं करूंगा। आप कोई भी स्टॉक में मैं एवरेज बहुत कम करता हूं, बट मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि सब में एवरेज करना उतना आसान नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये सब टाइप कंपनीज जिनकी ग्लोबल पेरेंट नहीं है कोई, मतलब ग्लोबली कहीं देखी भी नहीं है, वो सब टाइप कंपनी में कम इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन अपने ले रहे हैं सीए मोहित गुप्ता सर, व्हाट अबाउट डिक्सन टेक। डिक्सन टेक के प्रमोटर तो इतने टीवी में आते थे, मतलब मुझे लगता है जब भी आप देखो टीवी में ही दिखते थे, और बहुत उन्होंने अपने स्टॉक के बारे में, कंसेप्ट के बारे में लोगों को बहुत इनकरेज किया। और अभी इन्होंने गाइडेंस काटा सीधा शायद 30%, मतलब 17,000 से शायद सीधा 12-12.5 के लगभग कर दिया। और क्या है, डिक्सन करती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आप पीएलआई के ऊपर बहुत बड़ी कहानी बना सकते हैं, पीएलआई इंडिया टाइम हैज कम। लेकिन इंडिया में कंज्यूमर कंप्लीट स्लो डाउन में है, वो कोई दिन अपने डिटेल में लेंगे, कंप्लीट स्लो डाउन, कंज्यूमर तो कुछ खरीद ही नहीं रहा है। अब पता नहीं ये ग्रोथ आ कहां से रही है, लेकिन कंज्यूमर जब स्लो डाउन में है तो मोबाइल और सारे व्हाइट गुड्स जितने हैं वो सारे स्लो डाउन में है। और मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अगर व्हाइट गुड्स, मोबाइल सब स्लो डाउन में रहेंगे तो इनका काम हैम्पर होगा। मार्जिन है इनका 2.5-3-4% का, उसी में काम होता है सारा। तो सारा एसेट टर्नओवर का गेम है। आप ड्यूपॉन्ट जब पढ़ोगे कभी, वो वीडियोस में आप देख सकते हो, शायद ड्यूपॉन्ट अभी तक हम लोड नहीं किए हैं, जो हम 19 घंटे की सीरीज लोड कर रहे हैं, वहां ड्यूपॉन्ट हमने एक्सप्लेन किया है। और आप इंटरनेट सर्च करें तो एसेट टर्नओवर के ऊपर जब आपका आरओई बन रहा है, और टर्नओवर जब कम होता है तो मल्टीपल इंपैक्ट देता है आपके अंडरलाइंग आरओई को। तो मुझे तो डिक्सन शुरू से ही पसंद नहीं था, वो स्टॉक बढ़ा भी बहुत और अब वो घट भी रहा है। तो मैं तो कभी भी नहीं किसी को रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर डिक्सन खरीदें या देखें, बिकॉज इतना वेफर थिन मार्जिन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब इंफ्रा से भी हालत खराब है इनकी अगर आप मार्जिन की बात करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई इनके पास तो नॉर्मली ऑर्डर पहले से रहते हैं, लेकिन ऑर्डर रहते हैं तो सामने वाला सैमसंग इनको उतना ही पैसा देगा जितने जिंदा रहे, एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो वो वाली प्रॉब्लम है। शांति रावत करें सर जीरो मार के बेचो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भाव बेचना है बेच दो, मेरे शेयर बेच दो, मतलब जीरो तक बेच दो, जो मिलता है उसको बेचे जाओ। सर योर व्यूज ऑन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है ना, अगर आप डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आपको रखना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में ये ग्रोथ न्यू एज में नहीं है। इनका जो ग्रोथ है ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और सब कुछ से है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आईपीओ जब ड्राई आउट होता है तो इनको फिर ग्रोथ उस समय आती नहीं है। ये प्रॉब्लम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज टाइप कंपनी में। बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके स्टॉक्स अच्छे रहें, संभल के रहें, ज्यादा उठा पटक नहीं हो, रात को अच्छा सोना है, पूरा 8 घंटा सोना है, पूरा 8 घंटा सोना है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज टाइप अच्छी कंपनी है। अगर आपको सिर्फ 3 और 4 घंटे सोना है तो फिर बहुत कंपनी है उसके लिए।
न्यू एज, एक और पूछ रहे हैं ऐश्वर्या गुप्ता, न्यू एज टेक कंपनीज का टाइम कब आएगा? भाई टाइम आ रहा है मुझे लगता है, बट न्यू एज में नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज, नॉन कैश फ्लो कंपनीज का टाइम जल्दी नहीं आएगा। प्रॉफिटेबल कैश फ्लो कंपनीज का टाइम आएगा। जब मैं नॉन प्रॉफिटेबल बोलता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में जोमेटो टाइप कंपनीज आती है। नायका भी प्रॉफिटेबल है लेकिन बहुत हाई पी है। और ये सब टाइप कंपनीज में क्या होता है, यू नीड सम मैजिक टू हैपन फॉर द स्टॉक्स टू डू वेल। जब मैं टाइम आएगा तो बोलता हूँ मैं मल्टी ईयर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। 50 का जोमेटो 70 हो सकता है, 100 हो सकता है, दूसरी बात है। बट अगर आप एक मल्टी ईयर ट्रेंड 3 साल 4 साल 5 साल की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट के बगैर नहीं होता है। सुमन साहा कहते हैं, सर कैन डीवीज लैब एंड डॉक्टर लाल पैथलैब गिव 18% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो डॉक्टर लाल लेते हैं। देखिए डॉक्टर लाल, बहुत कहानियां होती थी डॉक्टर लाल के पीछे की, मतलब अब ये डॉक्टर लाल ऐसा होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका ग्रोथ 20% कितने सालों तक चलेगा। दो चीजें सोचने की है, एक कोविड के बाद इनके बहुत काम बढ़ा, इनका बहुत काम मिला। दूसरा, थायरोकेयर के जो मालिक हैं वेलुमनी, उन्होंने अपनी कंपनी बेच के वो निकल गए। वो क्यों बेच के निकले? क्योंकि उनको डर था। वेलुमनी से मेरी बातचीत होती रहती थी पीछे, बिकॉज हम एक बार थायरोकेयर लिए भी थे, फिर बेच लिए थे उसको। तो अभी वो तो खैर रिटायर होकर अपने आराम से गाँव में गए, आराम से बैठे मजा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो नए प्राइवेट इक्विटी फंडेड कंपनियां आ रही है पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक स्पेस में, वो इतने पैसे लगा लगा कर पीछे से आ रही है कि वो लॉस में भी किसी ढंग से कस्टमर ले रही है। तो कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है। तो जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो किसी को भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है और है फाइनली कमोडिटाइज्ड। आपको डॉक्टर ने कहा कि एक ब्लड टेस्ट करा लो। नॉर्मली हम ये नहीं ढूंढते हैं कि बेस्ट ब्लड टेस्ट वाला कहाँ है, हम ढूंढते हैं घर के बगल में कौन है, जल्दी कौन आ जाएगा। दूसरी बात, अगर डॉक्टर ने कहा आपको कि स्टेंट लगाना है, तो स्टेंट कभी भी हम घर के बगल वाले हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम दूर वाले हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल, चाहे दूसरा शहर क्यों ना हो, स्टेंट हार्ट में लगता है, काफी को पता होगा, तो दूसरे शहर तक जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट कितना क्रिटिकल है उस इंसान के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है डॉक्टर लाल अभी भी 60-65 टाइम्स ट्रेडिंग टीवी पे चल रहा है और यहाँ से ये सब ऐसे स्टॉक्स है जो आपको सालों साल करेक्शन में लगा देंगे, आपको पता ही नहीं